डाइपोल मोमेंट के इस क्लास में आपको ये बता दें कि पहले तो पिछले लेक्चर में 4 टाइप के मॉलिक्यूल, 4 टाइप के अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग बात कर लिए थे। अब जो 5वें टाइप का है वो AB5 टाइप है। AB5 टाइप का मतलब एक केंद्रीय परमाणु होगा और 5 घेरने वाला परमाणु होगा। और आप सभी को पता है कि जब 5 बंधित युग्म आता है तो वहां पर कौन सा आकार का संभावना होता है? त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। तो त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय एक PCl5 में हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा। यहां पर देखिए P बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl PCl5। तो यहां पर ये अभी 3 के बीच का बॉन्ड एंगल का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये तीनों 120 डिग्री वाला है और 120 डिग्री वाला ये हो गया। अब 2 Cl आएगा, ये हो गया आपका PCl5। अब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस PCl5 में द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग को पता है कल के क्लास में केस 3 में बताया गया था कि जब 3 समान परिमाण के वेक्टर को 120 डिग्री पर रख कर जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। तो यहां पर 3 समान परिमाण के वेक्टर को लिया जा रहा है। तो ये तीनों का रिजल्टेंट पहले हम अध्ययन करेंगे। इस तीनों बॉन्ड मोमेंट का अगर अध्ययन करें तो इस तीनों का रिजल्टेंट म्यू इक्वल क्या हो जाएगा? 0। यानी यहां रिजल्टेंट जब 0 प्राप्त होगा तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाला भी एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। यहां भी क्योंकि एकदम विपरीत दिखाई दे रहा है तो ये दोनों बॉन्ड मोमेंट भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये दोनों बॉन्ड मोमेंट भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड मोमेंट भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि PCl5, SbCl5, AsCl5 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0। लेकिन एक थोड़ा सा देखा जाए IF5, I के बाटम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबके बाटम कक्ष में 7 होता है और 5 केवल साझेदारी में भाग ले और 2 बच जाए तो इस केस में यहां द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? इस बात को यहां समझा जा सकता है। एक निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन है तो देखिए क्या हो रहा है, यहां वर्गाकार पिरामिडीय आकार का निर्माण होता है IF5 में। ये है IF5। यहां द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होने जा रहा है। ये IF5 है। अब इस बात को आप समझ सकते हैं यहां पर अच्छे से कि ये बॉन्ड मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। लेकिन क्या कोई है जो इसको कैंसिल करके दिखा दे? नहीं। तो इसका मतलब यहां म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा IF5 के लिए।
कारण इस बॉन्ड मोमेंट को कोई कैंसिल नहीं कर पा रहा है। ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट कट गया, ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन ये किसी से कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो ये था AB5 टाइप। अब हम लोग बात करते हैं AB6 टाइप के अणु का, यानी K6। AB6 टाइप, AB6 टाइप में आप सभी स्टूडेंट अंदाज लगा सकते हैं कौन सा अणु एग्जाम्पल हो सकता है। SF6, PF6 माइनस, इन सभी के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0। तो यहां देख सकते हैं SF6 S ठीक है। अब हम लोग बॉन्ड मोमेंट का स्टडी करें। बॉन्ड मोमेंट देखा जाए कैसे आखिर मतलब शून्य हो जाता है, ये आप यहां से देख सकते हैं। चलिए, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर से देख सकते हैं, ये बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और ये वाला ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इस तरह से इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0। K7, इसमें कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। और ये AB7 टाइप के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप समझ गए होंगे इसका एग्जांपल IF7, जिसमें 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का होता है और 2 90 डिग्री। तो आप सभी स्टूडेंट को कम से कम इतना नॉलेज रखना चाहिए कि 72 डिग्री पर जब समान परिमाण के 5 वेक्टर को रखकर 72 डिग्री पर समान परिमाण के 5 वेक्टर को रखकर जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है। जिस तरह से 3 वेक्टर को, 3 सदिश को 120 डिग्री पर रखकर जोड़ा जाता है तो उसका परिमाण रिजल्टेंट 0 प्राप्त होता है, वैसे ही यहां भी। और अब 2 अभी और आना बाकी है, तो 2 और आना बाकी है। तो ये रहा 6ठा और ये 7वां। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे से ही कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बॉन्ड मोमेंट, ये वाला इससे कैंसिल, ठीक है। और ये पांचों का कॉन्सेप्ट क्या है जी? इस पांचों का कॉन्सेप्ट क्या है? ये 72 डिग्री पर 5 वेक्टर है और 5 वेक्टर को जब 72 डिग्री पर रखकर जोड़ते हैं तो इसका रिजल्टेंट 0 प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी कितने डिग्री पर है? 72 डिग्री पर है। जिस तरह 120 डिग्री पर 3 वेक्टर को रखकर जोड़ा जाता है, उसी तरह यहाँ 72 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे को तो सीधा समझ में आ रहा है कि अपोजिट है, कैंसिल कर देगा। और 72 डिग्री वाला एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल क्या आया? 0। इसलिए IF7 जैसे मॉलिक्यूल का द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। अब बात करते हैं केस 8 का। केस 8, जो भी कम अणुभार वाला हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मीथेन, जैसे कि इथेन, जैसे कि इथिलीन, एसिटिलीन, इन सभी के
द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, जिसको हम आज के इस क्लास में प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हम मीथेन का दिखा चुके हैं, इथेन से दिखा रहे हैं। देखिए इथेन, ठीक है, कैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान इथेन का शून्य होता है ये आप आज समझने जा रहे हैं। कैसे इथिलीन का शून्य होता है ये आप देख सकते हैं। इथिलीन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और एसिटिलीन में, तो जो भी कम अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। तो कैसे होता है ये अच्छे से यहाँ आज समझने का दिन है, बढ़िया से देख लीजिए। अब हम बॉन्ड मोमेंट दिखाते हुए सबको समझाने जा रहे हैं कैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। आप लोग को पता है जो हम बार बार ये तीर खींच रहे हैं ये किस आधार पर खींचा जा रहा है? विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर H का 2 लगभग होता है, इसका 2.5। तो आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। और इसके बीच कोई इलेक्ट्रॉन का खिंचाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों समान एटम है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? समान है, इसलिए ये नहीं खींचेगा। तो ये बात सबको समझ में आना चाहिए कि ये म्यू इक्वल क्या हो गया? 0। अब थोड़ा सा अल्कीन में अध्ययन किया जाए। अल्कीन में देखिए, ठीक है, कैंसिल हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इस दोनों में कोई बॉन्ड मोमेंट नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का खिंचाव, यहां देख सकते हैं, और प्रूफ के साथ हर चीज बताया जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो कोई भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कम अणुभार वाला, कम कार्बन रखने वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके म्यू का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। और इस बात को प्रूफ के साथ आप देख लिए। अब हम चलते हैं केस 9 में। केस 9, केस 9, जब किसी बेंजीन के नाभिक में, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, जब किसी बेंजीन के साथ कोई भी दूसरा परमाणु या समूह नहीं जुड़ा होता है, और आप सभी स्टूडेंट को बेंजीन का संरचना सूत्र आता है और अणु सूत्र भी। अणु सूत्र क्या होता है? C6H6 और संरचना सूत्र आपके सामने है। अब हम लोग इस संरचना सूत्र का अध्ययन करते हुए इसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालेंगे और देख पाएंगे कि इस बेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। तो कैसे होता है? 0 होता है तो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा H से, देखिए कैंसिल हुआ, हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये काट नहीं रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का साइन है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। अब हम लोग उस बेंजीन का बात करने जा रहे हैं जिसमें कोई परमाणु या समूह बाहर से आकर जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो जब किसी बेंजीन के नाभिक में कोई परमाणु या समूह जुड़ा होता है तो हमने मान लिया कि इसमें कोई X परमाणु जुड़ा है। X तो आप लोग जनरली हाइड्रोजन को समझते हैं, तो मान लीजिए X ही हाइड्रोजन ही मान लीजिए और उसी पर अध्ययन प्रारंभ किया जाए। क्या हो रहा है अब जरा देखा जाए, अब थोड़ा देखा जाए क्या हो रहा है। देखिए
इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, एक हमने क्या मान लिया, हाइड्रोजन समूह। कोई परमाणु या समूह जुड़ जाए तो क्या होगा, तो अगर कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन हमने माना है तो उस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होगा H से C की ओर, यहां भी खिंचाएगा C से Cl की ओर, क्योंकि Cl हमने मान लिया अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मान लिया, और यहां पर H से C की ओर, यहां भी H से C की ओर, यहां भी H से C की ओर, यहां भी H से C की ओर। जरा पता लगाइए, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अगर अधिक भी होता, यहां एक चीज समझना है कि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इसीलिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां रिजल्टेंट प्राप्त होगा, और रिजल्टेंट जब प्राप्त होगा तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जब किसी बेंजीन से कोई परमाणु या समूह नहीं जुड़ा होता है तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, और जब कोई बाहरी परमाणु समूह अगर जुड़ा तो वहां द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। केस 11, एक ऐसा नॉलेज केमिकल बॉन्ड में प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग को कि स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर भी गर्व महसूस करेंगे कि इस तरह का क्लास सासाराम में चलता है, और उस ढंग से प्रोवाइड किया जाता है हर एक टॉपिक एकदम पूरे पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ, कि आपको उतना मिल जाए। 11वां केस क्या लेकर आया है सुन लीजिए। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। तो ये सिस और ट्रांस क्या होता है बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, बस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहां पर दो समान परमाणु या परमाणु समूह, दो समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के एक ही ओर अगर स्थित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, और जब दो समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के विपरीत ओर जुड़े होते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो जरा ध्यान दिया जाए, ये कंपाउंड का सिस फॉर्म है। क्या पहचान है, तो पहचान है कि दोनों Cl एक साइड है, और यहां दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट है, तिरछा तिरछी है। तो यही पहचानने का नियम है कि ये कंपाउंड का सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं समपक्ष। जब दो समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के एक ही ओर स्थित होते हैं तो उसको सिस फॉर्म कहते हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत ओर होते हैं तो ट्रांसफॉर्म, जिसको विपक्ष बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म है। अब हम लोग यहां पर इस सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जरा देखा जाए क्या हो रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा H से Cl की ओर, यहां जाएगा C से Cl की ओर, यहां देखिए H से C की ओर, और यहां C से, क्या लग रहा है कि कोई किसी को कैंसिल भी कर देगा? दोनों बल्कि ऐड हो जाएगा। ये दोनों का डायरेक्शन सेम, इसका भी सेम। तो कभी भी सिस फॉर्म के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। लेकिन जरा ट्रांसफॉर्म का देखा जाए क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खिंचाया, ये इधर खिंचा गया, ये इधर खिंचाया, सॉरी, ठीक है, और ये इधर। तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, पूरा कैंसिल, डायरेक्शन अपोजिट, म्यू इक्वल टू 0। तो आपको क्या समझ में आया कि ट्रांसफॉर्म के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है, और सिस फॉर्म के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है।